कुछ स्वादिष्ट है बनाना तो playrecipes.com पे जरूर है आना। एक बार सज्जनपुर नाम के गांव में एक नया बर्गर वाला आता है जिसका नाम है किशन। वो बहुत सारे गांव से गुजरता है मगर उसे सज्जनपुर गांव अच्छा लगता है। उस गांव के लोगों को बर्गर क्या चीज होती है ये भी पता नहीं होता। किशन सोचता है, अरे वाह, इस गांव में तो कोई भी बर्गर वाला नहीं है। इस गांव के लोगों को तो पता भी नहीं होगा कि बर्गर होता क्या है। चलो, इसी बहाने मेरे बर्गर का स्वाद सबको पता चल जाएगा और मेरा धंधा भी चलेगा। ऐसा कह के किशन अगले ही दिन अपनी बर्गर की गाड़ी गांव के बीचों बीच लगाता है। आओ भाई आओ, एक बर्गर सिर्फ 15 रुपए में, आओ आओ, लाजवाब बर्गर खाओ। ये सुनकर वहां खड़े रवि और राजीव सोचते हैं, अरे राजीव, सच में ये बर्गर इतना अच्छा होगा क्या? मैंने तो आज तक नहीं खाया भाई। चलो 15 रुपए की बात है, खा के देखते हैं। आइए आइए साहब, कितने बर्गर दो आपको, एक या दो? अरे भाई पहले एक ही बर्गर दो, अच्छा लगा तो दूसरा लेंगे। ठीक है साहब। किशन रवि को एक बर्गर देता है। रवि और किशन उसे खा के देखते हैं। उन दोनों को उसका स्वाद बहुत अच्छा लगता है। वो उस दिन पेट भर के बर्गर खाते हैं और गांव में सब लोगों को बताते हैं कि बर्गर का स्वाद कितना अच्छा है। ये सब सुनकर गांव के सभी लोग बर्गर खाने के लिए आते हैं। बर्गर का स्वाद उन्हें बहुत अच्छा लगता है। दूसरे दिन से किशन का बर्गर का बिजनेस बहुत अच्छी तरह से चलने लगता है। एक दिन उसकी दुकान पर राकेश आया। राकेश बड़ा ही लालची और आलसी था। उसे कोई भी काम करना अच्छा नहीं लगता था। उस बर्गर की दुकान पर लोगों की भीड़ देखकर वो अचरज में पड़ गया और उसके मन में लालच आ गया। ये बर्गर वाले का काम तो सही है, सारा गांव इससे बर्गर खाता है, क्यों ना मैं इसे मारकर इसका धंधा अपना लूं। हाँ, इससे बना बनाया सब मुझे मिल जाएगा और मुझे मेहनत करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा ही करता हूँ। उसी रात राकेश भेष बदलकर किशन के घर जाता है। सोते हुए किशन को बड़े चाकू से मार देता है और वहां से बर्गर बनाने का सारा सामान चोरी करके ले जाता है। अगले दिन राकेश बर्गर बेचने के लिए किशन के ठेले पर खड़ा हो जाता है। आओ आओ, बर्गर खाओ, अपना दिल बहलाओ, आओ गर्मा गर्म बर्गर खाओ। ये सुनकर रवि वहां पर आता है। अरे राकेश, ये क्या नया धंधा शुरू किया क्या? वो पुराना बर्गर वाला कहाँ गया? अरे वो बर्गर वाले का इस धंधे में नुकसान हो रहा था, इसलिए वो कल रात ही मुझे ये सब बेच के शहर चला गया। आज से मैं ही बर्गर बेचूंगा। अच्छी बात है, एक बर्गर दे दो। दूसरी तरफ बर्गर वाला किशन भूत बन जाता है। अरे मेरे बर्गर का सामान कहाँ गया? वो उसके कमरे में देखता है। तभी उसे पलंग पर उसकी लाश दिखाई देती है। अरे ये तो मैं हूँ और मेरे पेट में चाकू, यानी कि मैं मर चुका हूँ। किशन के भूत को बहुत बुरा लगता है कि कोई उसे सोते समय मारकर चला गया और उसे पता भी नहीं था कि उसे किसने मारा। मुझे जिसने भी मारा है मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मेरे साथ धोखा हुआ है। आखिर मेरी किसी से क्या दुश्मनी थी? बदला तो मैं जरूर लूंगा और उसे सबक भी सिखाऊंगा। ऐसा कह के भूत गांव में गली गली भटकता रहता है। इधर राकेश बर्गर में खराब सॉस और खराब सब्जियां डालकर बेचने लगता है। हाँ, ये सही है, आधी ताजी सब्जियां और आधी खराब सब्जियां मिलाओ, किसी को क्या पता चलेगा। इससे पैसे भी कम लगेंगे और मुनाफा भी ज्यादा हो जाएगा। अरे भाई हरिया, ये बर्गर खाओ तो पेट ही खराब हो जाता है। पहले का बर्गर वाला कितना अच्छा था, कितने अच्छे बर्गर बना के देता था और कितना भी खाओ तकलीफ नहीं होती थी। हाँ भाई सच है, राकेश का बर्गर खा के पेट खराब हो जाता है, मगर ये कमबख्त मन है कि मानता ही नहीं। उनकी ये बातें बर्गर वाला भूत सुन लेता है। अच्छा, तो ये राकेश का काम है। मेरा बर्गर का धंधा भी इसने हड़प कर लिया और अब बर्गर बेच रहा है। राकेश ने ही मुझे जान से मार डाला होगा, अब मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। ऐसा कह के भूत बहुत गुस्से में वहां से चला जाता है। इधर बर्गर का स्वाद बदल जाने के कारण अब लोग बर्गर खाना बंद कर देते हैं। राकेश का धंधा कम हो जाता है। ऐसे ही एक दिन राकेश अपना ठेला बंद करके अपने घर जाता है। किशन का भूत पहले ही उसके घर में विराजमान होता है। आ ही गया ऊंट पहाड़ के नीचे, अब कहाँ जाओगे? कौन है? सामने आओ। तभी भूत राकेश के सामने आ जाता है। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुमने मुझे मार डाला और अब मेरी कमाई खा रहे हो? मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। अब इस गलती की सजा भी तुम्हें भुगतनी पड़ेगी। ऐसा कहकर किशन का भूत राकेश के शरीर में प्रवेश करता है और उस पर कब्जा कर लेता है। अगले दिन भूतिया बर्गर वाला अपनी दुकान पर फ्री बर्गर का बोर्ड लगाता है और अपने पुराने स्वाद में बर्गर बनाकर लोगों को फ्री में देता है। कितने दिनों बाद इतना स्वादिष्ट बर्गर खाया है, वाह भाई वाह, मजा आ गया।
अरे राकेश, आज तूने पुराने बर्गर वाले की तरह स्वादिष्ट बर्गर बनाया है। ऐसे ही स्वादिष्ट बर्गर बनाया कर। पूरा दिन बर्गर बेचने के बाद रात को राकेश घर लौटता है। भूत उसके शरीर से बाहर निकलता है। राकेश दिन का हिसाब किताब करता है और पाता है कि उसे खूब नुकसान हुआ है। अगले दिन सुबह किशन का भूत फिर से राकेश के शरीर में प्रवेश करता है। लोगों को फ्री में बर्गर खिलाता है। ऐसा ही कुछ दिन चलते रहता है। अरे भाई, ये राकेश आजकल बर्गर बहुत ही अच्छा बना रहा है और वो भी फ्री में दे रहा है। अरे हाँ, कल तक तो हमें 1 रुपया भी नहीं छोड़ता था, अब कैसे इतना बदल गया? दाल में कुछ काला है। आज हम उसका पीछा करके देखेंगे कि हो क्या रहा है। ऐसा कह के तीनों राकेश के पीछे पीछे छुपके से जाते हैं। राकेश अपने घर में जाता है। उसके शरीर से भूत बाहर निकलता है। अब मजा आ रहा है। सब पैसे खत्म हो गए ना तुम्हारे? इन्हीं पैसों के लिए तुमने मुझे मार दिया ना। अब गांव वालों के सामने तुम्हारी सच्चाई लाऊंगा। मुझे माफ कर दो किशन, मैंने तुम्हें मार डाला, मुझे माफ कर दो। रवि, राजू और हरिया ये सब सुन लेते हैं और ये खबर पूरे गांव में फैला देते हैं। अगले दिन सारी पंचायत के सामने राकेश अपना गुनाह कबूल कर लेता है और उसे जेल हो जाती है। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि दूसरों को नुकसान पहुंचाकर हम खुद कभी फायदे में नहीं रह सकते। कई साल पहले धर्मपुर गांव में नंदू नाम का एक लड़का रहता था। उसके माता पिता गुजर गए थे, इसलिए नंदू धर्मपुर छोड़कर दूसरे गांव जामनगर आया। वहां की सब्जी मंडी देखकर वो बहुत खुश हुआ। अरे वाह, कितनी अच्छी मंडी है। मैं भी खुद का कुछ व्यापार शुरू करूंगा, लेकिन कैसे करूं, क्या करूं समझ नहीं आ रहा। मेरे पास तो सिर्फ 10 रुपए है, लेकिन स्कूल के मास्टर जी हमेशा कहते थे किसी भी सफलता की यात्रा एक कदम से ही शुरू होती है। मैं भी इन 10 रुपए से मेरा कारोबार शुरू करूंगा। ऐसा सोच के नंदू एक सब्जी वाले के पास आया। चाचा, ये नींबू कैसे दिए? एक नींबू 1.5 रुपए में, लेकिन 10 लोगे तो 10 रुपए में दे दूंगा। चाहिए तो बोलो। नंदू ने 10 रुपए देकर 10 नींबू खरीदे और मंडी के एक कोने में जमीन पर एक कपड़ा बिछाकर उस पर सारे नींबू रख दिए। ले लो भाई, ले लो। रसीले खट्टे मीठे नींबू ले लो। 2 रुपए का एक, 10 लोगे तो 15 में मिलेंगे। नंदू दिन भर आवाज लगाता रहा। शाम को एक आदमी वहां आया और 15 रुपए देकर 10 नींबू ले गया। नंदू बड़ा खुश हुआ। अरे वाह, 10 रुपए की खरीदी पर 5 रुपए का मुनाफा, वो भी एक ही दिन में। अब मुझे समझदारी से ये काम बढ़ाना होगा। अगले दिन नंदू फिर उस नींबू के व्यापारी के पास गया और नींबू खरीदकर फिर से बेचने लगा। उस दिन भी उसे फायदा हुआ। अब धीरे धीरे उसका धंधा बढ़ने लगा। एक दिन वो नींबू के एक बड़ी टोकरी बेचने के काबिल हुआ। एक दिन जब वो मार्केट से गुजर रहा था, उसने खाना खिलाने वाला ठेला देखा। लोग वहां खाना खा रहे थे, लेकिन ठेले वाले ने पीने के पानी का प्रबंध नहीं किया था। क्यों भाई, खाना बेचते हो, लेकिन खाना खाने के बाद हमारी प्यास कौन बुझाएगा? क्या तुम्हें इतनी भी समझ नहीं है? माफ करना सेठ, लेकिन जिस कीमत में यहाँ खाना मिलता है उसमें पानी का प्रबंध मैं नहीं कर सकता। आप घर जाकर पानी पीजिए। ये घटना देखकर नंदू सोच में पड़ गया और दूसरे ही दिन उसने खाने के ठेले के पास नींबू पानी का ठेला लगाया। ले लो भाई, ले लो। ठंडा ठंडा नींबू पानी ले लो, सिर्फ 1 रुपए में 1 गिलास। आओ, अपनी प्यास बुझाओ। दोपहर को खाना खाने के बाद कई लोग नंदू के ठेले पे आकर नींबू पानी पीने लगे। 1 महीने के बाद नंदू ने अच्छे खासे पैसे कमाए और बचे हुए समय में नींबू भी बेचने लगा। ऐसे ही कई साल गुजर गए। उस मार्केट में कारोबार करते करते नंदू बड़ा हो गया। एक दिन एक महाशय उस मार्केट में आए। बेटा, जानते हो मैं कौन हूँ? मेरा नाम गोविंद है और मैं इस मार्केट का चेयरमैन हूँ। जी, आपको कौन नहीं जानता। आप जैसे भले इंसान की वजह से ही मेरे जैसे छोटे छोटे व्यापारी अपना गुजारा कर सकते हैं, तरक्की कर सकते हैं। मैं तो आपको बचपन से ही देखता आया हूँ। बहुत खुशी हुई तुम्हारी सफलता देखकर। मैं भी तुम्हें जानता हूँ। तुम जब यहाँ आए थे तब अनाथ थे, लेकिन अपनी लगन और मेहनत के बलबूते पर तुमने इतनी बड़ी सफलता हासिल की। क्या तुम मेरी बेटी सुकन्या से शादी करोगे? मुझे तुम्हारे जैसा ही मेहनती और होशियार जमाई चाहिए। मेरी बेटी को तुमसे अच्छा पति नहीं मिल सकता। क्या तुम्हें यह रिश्ता मंजूर है? क्यों नहीं सेठ जी, आपने मुझ जैसे अनाथ को आपके परिवार का हिस्सा बनाने की सोची, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मुझे रिश्ता मंजूर है। और इस प्रकार नंदू की शादी गोविंद जी के बेटी से बड़े धूमधाम से हो गई। और फिर नंदू ने अपने ससुर की सहायता से अपने व्यापार को और बढ़ाया और खूब तरक्की की। तो देखा दोस्तों, मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती। बस आपके इरादे बुलंद होने चाहिए, जैसे नंदू के थे।
प्रवीण और सुधीर कॉलेज के जिगरी दोस्त थे। ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद दोनों को अच्छी नौकरी भी मिली थी, फिर भी दोनों खुश नहीं थे। मन नहीं लग रहा यार इस जॉब में। मेरा भी वही हाल है। रोज 3-4 घंटे एक्स्ट्रा काम करता हूँ, लेकिन मेरे बॉस को मेरी कदर ही नहीं है। मेरे यहाँ सब एक दूसरे की टांग खींचने में इंटरेस्टेड है। काम से ज्यादा पॉलिटिक्स में लोग टाइम वेस्ट करते हैं। इस तरह प्रवीण और सुधीर अपने अपने काम से नाराज थे। दोनों होशियार थे और जिंदगी में बहुत आगे बढ़ने की क्षमता रखते थे। कहाँ खोए हो सुधीर, ठीक से खाना खाओ। और कितने दिन ऐसे ही मुंह लटका कर रहोगे? तुम खुद का बिजनेस क्यों नहीं शुरू करते? माँ की बात सुन के सुधीर की आंखों में चमक आ जाती है। सच माँ, क्या आपको कोई आपत्ति नहीं अगर मैं खुद का बिजनेस शुरू करूँ? बिल्कुल नहीं। जो काम मन को खुशी दे वही काम इंसान को करना चाहिए। माँ की बात सुन के सुधीर बहुत प्रोत्साहित होता है, लेकिन थोड़ा उलझन में पड़ जाता है। लेकिन बिजनेस शुरू करने के लिए पैसे कहाँ से लाऊं? अगले ही दिन सुधीर और प्रवीण फिर हमेशा की तरह चाय की टपरी पे मिलते हैं। सुधीर प्रवीण को बिजनेस शुरू करने की कल्पना बताता है। ये सच में बहुत अच्छा सुझाव है। अगर हम मन लगाकर काम करेंगे तो बहुत अच्छा ग्रो करेंगे। हाँ यार, लेकिन बिजनेस शुरू करने के लिए पैसे भी तो चाहिए। एक काम करते हैं, दोनों 50-50 पार्टनरशिप में बिजनेस शुरू करते हैं। मैं 50% पैसों का इंतजाम करता हूँ। प्रवीण की बात सुन के सुधीर खुश हो जाता है। काफी सोच विचार के बाद दोनों छोटे बच्चों के कपड़ों की दुकान शुरू करते हैं। ऑल द बेस्ट तुम दोनों को। अच्छा मन लगाकर काम करना और खूब आगे बढ़ना। थैंक यू चाची। थैंक यू माँ। ऐसे ही 2 महीने गुजरते हैं। दुकान अच्छी चल रही है। जब प्रवीण मार्केट जाता है तब सुधीर काउंटर संभालता है, और जब सुधीर मार्केट जाता है तो प्रवीण कैश काउंटर की जिम्मेदारी निभाता है। शाम को दुकान बंद होने के बाद दोनों एक दूसरे को उस दिन का हिसाब देते हैं। ये अब उनका रोज का रूटीन हो गया था। प्रवीण, आज 4,000 रुपए का बिजनेस हुआ है और 1,000 रुपए इलेक्ट्रिसिटी बिल के लिए मैंने बाजू में रख दिए हैं। ओके, नो प्रॉब्लम। मैंने आज टोटल 20,000 के नए कपड़ों का ऑर्डर दिया है। कैश पे कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट था तो मैंने पेमेंट कैश से कर दिया। ओके ठीक है, बिल फाइल में लगा देना। प्रवीण बिल ढूंढने लगता है। क्या हुआ प्रवीण? बिल नहीं मिल रहा, शायद ट्रैवलिंग में कहीं खो गया है। ओह, इट्स ओके, कोई बात नहीं। चलो चलते हैं। दोनों शॉप बंद करके अपने अपने घर निकलते हैं। सुधीर अपने बिस्तर पे करवटें बदल रहा है। रात के 2 बज चुके हैं, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही। क्या सचमुच प्रवीण ने कपड़ों की खरीदी की रिसीट खो दी है, या वो झूठ बोल रहा है? लेकिन वो तो बहुत केयरफुल और जिम्मेदार है। उसके हाथों से रिसीट खोना नामुमकिन है। सुधीर उठ जाता है और अपने तकिए के नीचे से 2,000 रुपए निकालता है। क्या प्रवीण ने भी कुछ पैसे साइड में निकाले होंगे, जैसे मैंने ये पैसे चुपचाप निकाले हैं? तभी मिरर में सुधीर का अल्टर ईगो आ जाता है। बिल्कुल निकाले होंगे। तुम गलत काम कर सकते हो तो वो क्यों नहीं? नहीं, प्रवीण ऐसा नहीं कर सकता। बहुत ईमानदार है वो। ईमानदार तो तुम भी थे, फिर आज क्या हुआ? अब सुधीर के मन में द्वंद्व शुरू होता है। उसका मन उसे ही खाए जा रहा है। फाइनली थक के सुधीर सो जाता है। अगले दिन सुबह सुधीर ब्रेकफास्ट के लिए डाइनिंग टेबल पर आता है। उसकी आंखें और चेहरा फूला हुआ है। तभी उसकी माँ वहां आती है। बेटा क्या हुआ? कल रात ठीक से सोए नहीं क्या? चेहरे पे तनाव है तुम्हारे। सब ठीक है ना? नहीं माँ, मैंने बहुत बड़ी गलती की है। मैंने प्रवीण के साथ चीटिंग की है, उसका विश्वासघात किया है। ये क्या कह रहे हो सुधीर? हाँ माँ, मैंने कल हमेशा की तरह प्रवीण को दुकान का पूरा हिसाब नहीं दिया। सुधीर की बात सुन के उसकी माँ चौंक जाती है। लेकिन क्यों बेटा? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं उससे ज्यादा मेहनत कर रहा हूँ, इसीलिए मैंने दुकान के गल्ले से 2,000 रुपए चुपचाप निकाल लिए। ओह, लेकिन तब तो तुम्हें अच्छी नींद आनी चाहिए थी। हाँ, लेकिन पूरी रात मैं यही सोचता रहा कि क्या प्रवीण ने भी कभी मेरे साथ चीटिंग की होगी, आधा ही हिसाब दिया होगा, ये सोच के कि वो मुझसे ज्यादा मेहनत कर रहा है। और ये बात तुम्हारे दिमाग में पूरी रात घूमती रही और तुम सो नहीं पाए। ठीक कहा ना मैंने? माँ की बात सुन के सुधीर को बहुत बुरा लगता है। उसका सिर शर्मिंदगी से झुक जाता है। सुधीर, हमेशा याद रखना, जब तक किसी भी चीज में, फिर चाहे वो दोस्ती हो, प्यार हो या तुम्हारा काम हो, तुम अपना 100% समर्पण नहीं दोगे, किसी के साथ धोखा करोगे, तो तुम्हारा दिमाग शक का दिमाग खा जाएगा। तुम्हें भी यही लगता रहेगा कि तुम्हारे दोस्त तुम्हारे साथ 100% डेडिकेटेड या ईमानदार नहीं है, और आखिर में नुकसान तुम्हारा ही होगा। हाँ माँ, मुझे मेरी गलती का एहसास हुआ है। आपकी बात मैं हमेशा याद रखूंगा। आई एम सॉरी। मैं अभी जाके प्रवीण की माफी मांगता हूँ।
सोमनाथ एक बहुत मेहनती और ईमानदार किसान था। खुद अनपढ़ होने के बावजूद उसने अपने इकलौते बेटे सुरेंद्र को अच्छी शिक्षा दी थी। अब सुरेंद्र आगे की पढ़ाई के लिए गांव से बहुत दूर शहर जा रहा था। पिताजी, अब मैं कम से कम 1 साल गांव नहीं आ पाऊंगा। आप अपना ख्याल रखना। तुम मेरी चिंता मत करो बेटा, बस मन लगा के पढ़ाई करना। अब मेरी सारी आशाएं तुम्ही पर है। हाँ पिताजी, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। दूसरे दिन सुबह होते ही सुरेंद्र शहर चला जाता है और सोमनाथ अपने खेतों में काम शुरू करता है। कुछ देर बाद गांव के साहूकार का चेला शंकर वहां आ टपकता है। और सोमनाथ भैया कैसे है? भगवान की कृपा है। बस मेरा सुरेंद्र अफसर बन जाए तो मैं आराम ही आराम करूंगा। वो तो आप अभी कर सकते हो। गांव के हीरामल साहूकार कब से आपकी जमीन खरीदना चाहते हैं, वो भी दुगने दाम में। नहीं शंकर, एक किसान के लिए उसकी जमीन माँ के समान होती है और माँ का भी कोई सौदा करता है भला। अब आपकी मर्जी, लेकिन इस साल बहुत भयंकर सूखा आने का अंदेशा है और अब तो सुरेंद्र भी नहीं है आपकी सहायता के लिए। देखते हैं। शंकर सोमनाथ को जमीन बेचने के लिए राजी नहीं कर पाता और वहां से निकल पड़ता है। यह बूढ़ा बहुत जिद्दी है, अब साहूकार मुझ पर नाराज होंगे। ऐसे ही महीनों बीत जाते हैं। सुरेंद्र और सोमनाथ एक दूसरे को चिट्ठियां लिखकर अपनी खुशहाली बताया करते थे। सोमनाथ, तुम्हारी चिट्ठी है भाई, सुरेंद्र ने भेजी। डाकिया जी, जरा ये चिट्ठी पढ़ के तो सुनाइए। डाकिया सोमनाथ को सुरेंद्र की चिट्ठी पढ़ के सुनाते हैं। चलो अच्छा है, सुरेंद्र की पढ़ाई ठीक चल रही है। हाँ, होनहार है तुम्हारा बेटा, जल्द ही तुम्हारे अच्छे दिन आएंगे सोमनाथ। हाँ, इसी उम्मीद में दिन काट रहा हूँ। बस हमेशा की तरह मेरी तरफ से 2 शब्द खुशहाली के उसे लिख दीजिए। हाँ क्यों नहीं, अभी लिख देता हूँ। जुलाई खत्म होके अगस्त शुरू हुआ था, लेकिन बारिश का कोई नामो निशान नहीं था। सारे गांव वाले चिंतित थे। अब एक ताजा खबर। सरकारी मौसम विभाग के अनुसार देश के हर राज्य में औसत 10% ही बारिश होने का अनुमान है। नागरिकों से निवेदन है कि उपलब्ध पानी का इस्तेमाल समझदारी से करें। लगता है इस साल फसल नहीं हो पाएगी। फिर से साहूकार से कर्जा उठाना पड़ेगा। हाँ भाई, जमीन भी गिरवी है, उसे तो अच्छा मौका ही मिल जाएगा गरीबों को लूटने का। और गांव के अधिकतम कुएं भी साहूकार के पास ही है गिरवी। सोमनाथ भी अपने घर में चिंतित बैठा है। लगता है शंकर की बात सच होने वाली है। आषाढ़ खत्म होके श्रावण शुरू हुआ है, लेकिन आसमान से एक पानी की बूंद नहीं टपकी। कुएं की गहराई बढ़ा दूं तो शायद पानी मिले। यह सोच के सोमनाथ सीढ़ी लेके अपने घर के माले पे चढ़ता है और वहां से कुदाल और फावड़ी निकालता है, लेकिन इसी दौरान वो पैर फिसल के गिर जाता है। सोमनाथ के हाथों में और घुटनों में गंभीर चोटें आती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? अब मैं कुआं कैसे खोदूं? अनाज कैसे बोऊं? घर पे आराम कर रहा सोमनाथ डाकिये की मदद से अपने बेटे सुरेंद्र को चिट्ठी लिखता है और यहाँ का सारा हाल बयां कर देता है। चलो भाई सोमनाथ, मैं निकलता हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। डाकिया के जाने के बाद शंकर सोमनाथ के घर आता है। कैसी है तबीयत अब सोमनाथ भैया? भगवान की कृपा है, हड्डी नहीं टूटी, लेकिन दर्द से बेहाल हूँ। लेकिन अब तुम क्या करोगे? तुम्हारा बेटा तो यहाँ आने से रहा। मेरी मानो अपनी जमीन साहूकार को बेच दो और शहर अपने बेटे के पास चले जाओ, सुखी हो जाओगे। शायद तुम ठीक कह रहे हो। शंकर खुश होके सोमनाथ के घर से बाहर निकलता है। चलो, आखिर ये जिद्दी बूढ़ा मान ही गया। यहाँ शहर में सुरेंद्र अपनी परीक्षा की तैयारी कर रहा था, लेकिन वो पिताजी की चिट्ठी पढ़ के सोच में पड़ गया। बेटा सुरेंद्र, इस साल सूखे की वजह से शायद फसल ना हो पाए, लेकिन अगर तुम यहाँ होते तो मैं हमारा कुआं खोद के उसकी गहराई बढ़ा देता, थोड़ी बहुत सब्जियां बो लेता। अब सब राम भरोसे छोड़ रहा हूँ। पिताजी काफी बीमार है, ऊपर से ये सूखे का संकट, और मैं यहाँ फंस गया हूँ। कुछ तो करना पड़ेगा। कुछ दिन बाद डाकिया सुरेंद्र की चिट्ठी लेके आता है और सोमनाथ को पढ़ाता है। प्रणाम पिताजी, आपकी चिट्ठी मिली, लेकिन आप हमारा कुआं और ज़्यादा मत खोदिए। हमारे पुरखों ने वहाँ गुप्त धन छुपाया है। ये बात मुझे दादी ने उनके स्वर्गवास से पहले बताई थी और सही समय पर आपको बताने का वचन मुझसे लिया था। क्या? चिट्ठी पढ़ते ही दोनों चौंक जाते हैं। वाह सोमनाथ, तुम्हारा तो भाग्य खुल गया भाई। डाकिया वहां से निकलता है, तभी रास्ते में उसे शंकर मिलता है। क्यों डाकिया जी, क्या खबर? लाखों में एक खबर है भाई। क्या बात कर रहे हो? जरा हमें भी बताओ भाई।
डाकिया शंकर को सोमनाथ के कुएं के बारे में बताता है और वो सुन के शंकर की आंखें फैल जाती है। उसी रात शंकर फावड़ा और कुदाल लेके चुपके से सोमनाथ के खेत में आता है और उसका कुआं खोदने लगता है। ये गुप्त धन अगर मुझे मिल गया तो मैं खुद ही साहूकार बन जाऊंगा। बहुत देर तक कुआं खोदने के बाद भी शंकर के हाथों कुछ नहीं लगता और वो परेशान हो जाता है। हाँ, ये क्या, लगभग 10 हाथ गहरा खोदा है कुआं, फिर भी कुछ नहीं दिख रहा। अब तो सूर्योदय भी होने को है, किसी ने मुझे यहाँ देख लिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। सुबह सोमनाथ लंगड़ते हुए कुदाल लेके खेत पहुंचता है। कुछ तो करना होगा। कुआं खोदने की थोड़ी थोड़ी कोशिश करता हूँ। सोमनाथ जैसे ही कुएं के पास आता है वो दंग रह जाता है। अरे ये क्या, ये किसने खोदा? खोदा हुआ कुआं पानी से भरा देख सोमनाथ खुश हो गया, लेकिन तभी उसे सुरेंद्र की बताई बात याद आई। ये क्या हो गया? सुरेंद्र ने तो मुझे कुआं खोदने से मना किया था। उसी दिन सोमनाथ डाकिये के द्वारा सुरेंद्र को चिट्ठी लिख के यहाँ की हकीकत बयां करता है और अब आगे क्या करना है पूछ लेता है। बेटा, यह चमत्कार हो गया है। तुमने मुझे कुआं खोदने से मना किया था, लेकिन एक रात किसी ने हमारा कुआं काफी गहराई तक खोद दिया और अब कुआं पानी से भर गया है। अब मैं क्या करूं? हाँ, मुझे पता था पिताजी। गांव में एक कान की खबर दूसरे कान तक पहुंचने में देर नहीं लगती। सुरेंद्र तुरंत सोमनाथ को जवाब लिखता है। पिताजी, अब आप मनचाही सब्जियां बोइए। इतनी दूर से मैं आपके लिए बस इतना ही कर सकता था। सुना तुमने तुम्हारे बेटे ने क्या लिखा है? मनचाही सब्जियां बो। वाह भाई वाह, उधर शहर में बैठ के यहाँ बाप के लिए कुआं खुदवाया, वो भी मुफ्त। बेटा हो तो ऐसा,